स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन नंबर 1 में। मैं नयन प्रताप आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे हम इतिहास के बारे में। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अपना टॉपिक रहता है पहला बात इतिहास। किसके बारे में? इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास क्या है दोस्तों? सबसे पहला बात कि इतिहास है क्या। हम कह सकते हैं इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी बीती हुई घटनाओं को ये बताता है कि अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बताता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है यह एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं का साक्ष्य या प्रमाण देता है। तो ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों, इतिहास जो है, अगर भारतीय इतिहास की बात करें दोस्तों, तो भारतीय इतिहास को हम यहाँ पर इतिहासकारों के अनुसार बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 मुख्य रूप से बांटा जाता है 3 भाग में। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, हम देखते हैं। पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरे की बात करें तो इसको कहते हैं हम मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ध्यान है यहाँ पर आपको ये देना है दोस्तों, ध्यान ये देना है यहाँ पर कि मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत जो है इसके टाइम पीरियड से सवाल देता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ जहाँ पर हम लिखेंगे BC और BC के ऊपर लिख देंगे 0 और इधर जाएंगे हम तो इधर होगा BC और इधर होगा AD। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों समझ लीजिए। ऐसा माना जाता है, यहाँ पर BC नहीं लिखेंगे, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 0 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ऐसा मान लिया जाता है। इसके पहले जो हम जाते हैं तो उसे हम कहते हैं BC। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कभी कभी किसी किताब में 2500 से 3000 BC भी लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि 3000 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की बात है। इधर फिर आएंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, फिर 1000 2000, तब जाके 2001 2 2003 2004 वैसे करके 2021 आएगा। ठीक है, और इधर 2500 BC है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना प्राचीन भारत की जो शुरुआत होती है वो हम 2500 BC से लेकर लगभग 712 ईस्वी तक पढ़ते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, इसको ईस्वी बोलते हैं। 712 ईस्वी याद रखिएगा दोस्तों, ये 712 ईस्वी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल देता है दोस्तों। कहता है कि बताइए 712 ईस्वी में, ये कहता है कि सबसे पहले मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था, मुस्लिमों का आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर कब आक्रमण किया था? तो वो 712 ईस्वी में किया था। कारण क्या था दोस्तों? तो कारण उसका एक ही था कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ये इराक यानी कि बगदाद में शासन किया करता था, वहां पर सेनापति था। ध्यान यहाँ पर यह देना है दोस्तों कि जब इसके जो व्यापारी होते हैं वो यहाँ से भारत के सिंध वाले रास्ते से जो वो व्यापार करके जा रहे थे, यहाँ से यही मार्ग था व्यापार करने का, ऐसे जाने का दूसरे देश में। वो भी कौन से मार्ग से? तो समुद्र के मार्ग से। कौन से मार्ग से? समुद्री मार्ग से। तो बात ये था दोस्तों, यहाँ से जब इसकी बोट चली थी तो यहाँ पर पंजाब के पास शासन कर रहे थे एक शासक जिनका नाम है ब्राह्मण वंश, वहां पे शासन कर रहा था। और ब्राह्मण वंश में शासन कर रहे थे दाहिर। कौन शासन कर रहे थे? दाहिर। और दाहिर जो थे इनकी सेनाओं ने क्या किया था कि मोहम्मद बिन कासिम के जितने भी जो भी व्यापार के वाले सामान थे उसको
यहाँ दाहिर के जो दरबारी थे उन लोगों ने क्या किया था, उसको लूट लिया था। अब लूट लिया था तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये फरमान भेजा गया कि आप उसके सामानों को लौटा दीजिए, जो भी उसकी माल हानि हुई है उसकी आप भरपाई कीजिए। लेकिन दाहिर के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण ही सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मुस्लिमों का होता है। और ये प्रथम मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कितने ईस्वी में? तो 712 ईस्वी में। तो कहता है सवाल कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, या फिर सवाल देता है कि भारत में सबसे पहली मुस्लिमों का आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? 712 ईस्वी। तो देखिए मध्यकालीन भारत जो है 712 ईस्वी से लेकर दोस्तों ये 1707 ईस्वी तक चलता है। और यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, आधुनिक भारत की बात करें तो ये 1707 ईस्वी से लेकर 1857 की क्रांति तक चलता है। ये ध्यान में रखना दोस्तों। आते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं ताकि ये अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। अब मध्यकालीन भारत जो है इसकी शुरुआत 712 ईस्वी से होती है। लेकिन अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसे हम दो मुख्य पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। दो मुख्य पार्ट कौन कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर एक को बोलते हैं हम दिल्ली सल्तनत, और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे को बोलते हैं मुगल वंश। क्या बोलते हैं? मुगल वंश। ध्यान देना दोस्तों, दिल्ली सल्तनत जो है ये 1235 ईस्वी में शुरू होगा, वो भी किस वंश के नाम से? तो गुलाम वंश के नाम से, और समाप्त होगा 1526 ईस्वी में। किसके, कौन से वंश के शासनकाल में? तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में, जहां पर पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ध्यान देना यहां पर दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश शासन करते हैं तो उनका नाम है, यहां पर लिख दे रहे हैं हम। पहला है गुलाम वंश, फिर है आपको खिल्जी वंश, फिर है आपको तुगलक वंश, फिर है आपको सैयद वंश, और फिर है आपको लोदी वंश। तो ये वंश जो है इस दिल्ली सल्तनत पे शासन किया करते थे। ठीक है, 1526 ईस्वी से, ये इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1526 ईस्वी में, यहां पर ध्यान देना, 1526 ईस्वी से लेकर 1700, अब देखिए यहां पर ध्यान ये देना, 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं मुगल वंश के बारे में। लेकिन 1707 ईस्वी से लेकर 1857 की क्रांति तक रहता है मुगल वंश। 1857 की क्रांति तक रहता है कौन? मुगल वंश। तो ध्यान यहाँ पर ये देना है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ हम पढ़ते हैं या मध्यकालीन भारत में, और 1707 से 1857 जो है यहाँ पर दोस्तों ये हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत में। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर क्या है कि ये 1526 ईस्वी यही वो समय है जब भारत में मुगल सत्ता का स्थापना हुआ था और बाबर ने आक्रमण किया था। और 1707 ईस्वी ये वही समय है जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। अगर बात करते हैं हम 1857 की, तो 1857 की क्रांति आप जानते ही हैं कि ये वही क्रांति है जिसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने आपसी कलह कहा। ठीक है, अनेक इतिहासकारों ने ये सब बताया कि 1857 की जो क्रांति थी ये एक सेना सैनिक विद्रोह था। कोई कहता है जीत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। ये सब सवाल इसमें देता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर बता देते हैं कि 1857 की क्रांति ही थी जिसमें जो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। क्या था? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। इसको यहाँ पर कैद करके भेज दिया गया था। कहाँ पर? रंगून दोस्तों। जबकि ये कह रहा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बातों को मेरे सैनिक नहीं मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने इसकी बातों को नहीं सुना और इसे कैद करके कहाँ भेज दिया? रंगून, और वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये सवाल देता है बहादुर शाह जफर जो है या बहादुर शाह द्वितीय जो है, देता है सवाल कि वो मुगल वंश का कितने नंबर का शासक था? तो याद रखना वो 20वें नंबर का शासक था। तो दोस्तों आते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं मुगल वंश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक वीडियो में ये चैप्टर जो है वो खत्म नहीं हो सकता है दोस्तों। तो हम इसे चाहेंगे कि इसे 2-3 वीडियो में खत्म करें। तो अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा होगा तो आप प्लीज अगली वीडियो में भी जब हम बनाएंगे उस वीडियो को भी आप देखेंगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में खत्म हो जाए,
तो चलिए दोस्तों लिखते हैं यहां पर मुगल वंश, आते हैं मुगल वंश के बारे में। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे ताकि खत्म हो जाए। मुगल वंश जो है हम यहाँ पर 1526 ईस्वी से पढ़ेंगे कितने तक, तो 1857 की क्रांति तक। ठीक है, अब देखना दोस्तों यहाँ पर क्या है। मुगल वंश में जो सवाल देता है, जैसे कि पहला सवाल ही आपसे पूछा जाएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। हम सब यहाँ पर बताते जाएंगे कहानी के तौर पर। यहाँ पर बाबर जो है, बाबर इस वंश का संस्थापक था और बाबर का जो वास्तविक नाम था वो नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। अगर हम बात करते हैं बाबर के जन्म की, तो बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना तुर्की में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना तुर्की में। उस समय ये तुर्कमेनिस्तान का पार्ट हुआ करता था, वर्तमान में ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ध्यान देना दोस्तों, बाबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हम लिख दे रहे हैं। बाबर जो है, बाबर के जो पिताजी जो थे, कौन थे? पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। ध्यान यहाँ पर ये देना दोस्तों कि उमर शेख मिर्जा जी जो थे, ये उमर शेख मिर्जा द्वितीय नंबर के थे। और अगर हम बात करते हैं इनके माता की, तो माता का जो नाम था वो नाम था कुतलुग निगार बेगम। क्या नाम था? कुतलुग निगार बेगम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये होता ये है कि बाबर की बात करें तो ये इसके जो पिताजी जो थे, ये पिताजी तैमूर के वंशज हुआ करते थे। किसके? तैमूर के। और अगर हम इसकी माता की बात करें तो इसकी माँ जो है चंगेज खान की वंशज हुआ करती थी। ठीक है, ये ध्यान देना। तो चंगेज खान की वंशज हुआ करती थी। अब चंगेज खान और तैमूर में यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है? जो तैमूर था, ये तैमूर समरकंद पे शासन किया करता था और ये वही तैमूर है जिसको तैमूरलंग कहते हैं। और ये सबसे पहले भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, और अगर हम चंगेज खान की बात करें तो चंगेज खान जो था ये एक मंगोल शासक था और ये इसी मंगोल से ही डिराइव करके इस मुगल वंश का नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में देना रहेगा, यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि चंगेज खान जो था ये एक मंगोल था और ये शासन ही कहाँ करता था? काबुल और कंधार पे। काबुल और कंधार पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। बात ये है दोस्तों यहाँ पर कि सवाल ये देता है कि बाबर जो था वो किसका वंशज है? तो पितृपक्ष से तैमूर का और मातृपक्ष से चंगेज खान का। पितृपक्ष से तैमूर का और मातृपक्ष से चंगेज खान का। दोस्तों यहाँ पर सवाल अगला ये देता है, ध्यान यहाँ पर ये देना, सारे पॉइंट को नोट करना। जब बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जन्म लेता है तो इसके पिताजी जो थे उमर शेख मिर्जा द्वितीय, ये फरगना जो है तुर्कमेनिस्तान का जो फरगना है, यहाँ पर एक छोटे रियासत में शासन किया करते थे। लेकिन बात यह है कि जैसे ही बाबर की उम्र 11 वर्ष की होती है तो 11 वर्ष की अवस्था में बाबर के पिताजी की डेथ हो जाती है। और जैसे ही बाबर के पिताजी की डेथ 11 वर्ष की अवस्था में होती है तो दोस्तों यहाँ पर 11 साल जोड़ लेना। 11 वर्ष के बाद जैसे ही 11 वर्ष की अवस्था में बाबर के पिताजी की मृत्यु होती है, 11 वर्ष की अवस्था में जब इसके पिताजी डेथ करते हैं हो जाती है, तो ध्यान यहाँ पर ये देखना दोस्तों कि जब 11 वर्ष की अवस्था में इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो ये 14 फरवरी बोल रहे हैं, 11 साल जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना? 1494 ईस्वी। और 1494 ईस्वी में ये फरगना का शासक बनता है। कहाँ का शासक बनता है? फरगना का शासक बनता है। लेकिन अब बात ये है दोस्तों, यहाँ पर ये सारे पॉइंट को नोट करते रहिएगा। 1494 ईस्वी में ये फरगना का शासक बनता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शासक बनता है तो आसपास के क्षेत्रीय शासकों के द्वारा टॉर्चर किए जाने की वजह से इसको त्यागना पड़ता है, फरगना को त्यागना पड़ता है। ठीक है, और यहां से इस फरगना को त्याग के दोस्तों ध्यान रखना, जो तैमूर का यहाँ पर समरकंद होगा दोस्तों, तैमूर का जो
तैमूर जहां पर शासन किया करता था समरकंद पे, ये समरकंद पे जाके आक्रमण करता है। यानी कि ये यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों 1494 ईस्वी में जब इसे शासकों के द्वारा, मतलब आसपास के शासकों द्वारा, क्षेत्रीय शासकों के द्वारा जब इसे टॉर्चर किया जाता है या इसे राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, या छोटे से रियासत को छोटे से रास्ते के लिए, छोटे से रियासत के लिए जब इसे मजबूर किया जाता है, तो ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ से बाबर भाग खड़ा होता है और समरकंद पर आक्रमण करता है, और समरकंद पर ही क्या करता है, वो अपना शासन करने लगता है। और जैसे ही वो समरकंद पे शासन करने लगता है तो यहाँ पर ये लगभग 8 साल तक शासन करता है। कितने साल तक? 8 ईयर। लेकिन 8 साल के शासन करने के बाद भी इसे यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, मतलब अस्थायित्व की प्राप्ति नहीं होती है। कारण यही होता है कि जब ये 8 साल तक यहाँ शासन करता है तो यहाँ पर 1502 ईस्वी में 8 साल जोड़ देना, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 1502 ईस्वी में इस पर एक उज्बेक शासक, कह सकते हैं उज्बेकिस्तान का एक शासक था, उज्बेक शासक था, जिसके द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है, और वो उसका नाम था शहबानी खान। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं सर ए पुल का युद्ध। क्या कहते हैं? सर ए पुल का युद्ध। और इस सर ए पुल के युद्ध में किसके किसके बीच लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है बाबर और फिर शहबानी खान के बाद, शहबानी खान के बीच। और शहबानी खान क्या है दोस्तों? यह एक उज्बेक शासक था। हम कह सकते हैं ये शहबानी खान को, हम कहें शहबानी खान को, ये चंगेज खान का वंशज हुआ करता था। किसका? चंगेज खान का। और जैसे ही शहबानी खान आक्रमण किया, बाबर पराजित हुआ और ये जीत गया। और जैसे ही ये जीता, कौन? शहबानी खान। तो अब उसकी वजह से बाबर को फिर से वहां से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। और बाबर वहां से भागता है और भागकर 1504 ईस्वी में आक्रमण ही कहाँ करता है? वो करता है काबुल और कंधार पर। कहाँ करता है दोस्तों? काबुल और कंधार पर। और काबुल और कंधार पर ये क्या करता है दोस्तों? 1504 ईस्वी में आक्रमण करता है। ये वही काबुल और कंधार है जहां पर कभी शासन किया कौन करते थे? चंगेज शासक, चंगेज मंगोल शासक चंगेज। ठीक है, तो ध्यान है आपको यहां पर यही देना है दोस्तों कि यहाँ पर 1504 ईस्वी में जैसे ही ये आक्रमण करके काबुल में और वहाँ पर जब शासन करने लगता है, तो शासन करने के बाद 3 साल के बाद, कितने साल के बाद? आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, यानी कि कितना? 1507 ईस्वी में इसे अब लगता है कि अब मैं अस्थायी हो चुका हूँ, तो यहीं पर अस्थायित्व की प्राप्ति करके वह क्या करता है? खुद को पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है दोस्तों। तो ध्यान ये देना, पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। सवाल देता है ये उपाधि धारण किया है कब? जब वह काबुल और कंधार पर 1504 ईस्वी में अधिकार कर लिया है, और वहां से 3 साल के बाद वो 1507 ईस्वी में अस्थायित्व की प्राप्ति करता है। तो पादशाह का मतलब ही होता है अस्टेबल रूलर। अस्टेबल रूलर मतलब एक ऐसा शासक जो अस्थायित्व की प्राप्ति कर सके, जिसे गद्दी से हटाया ना जा सके, उसे हम कहते हैं पादशाह। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अब 1507 ईस्वी में ये यहां पर आक्रमण करके अधिकार तो कर लेता है, लेकिन बात यह है दोस्तों, इसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि जब यह वहां पर शासन करता है तो कुछ ही वक्त के बाद, कुछ ही समय के बाद क्या होता है दोस्तों कि काबुल और कंधार में क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। यानी कि इकोनॉमिकल क्राइसिस होने के कारण, आर्थिक संकट होने के कारण वो वहां से अब वहां पर उसकी प्रजा के दुखों को इसके द्वारा नहीं देखा जाता है। तो ये क्या करता है कि जिस प्रकार अब ये सोचता है कि जिस प्रकार तैमूर ने, उसके पितृपक्ष से जो तैमूर था, जिस प्रकार तैमूर ने भारत पे आक्रमण करके अपार मात्रा में धन संपदा को लाया था, उसी प्रकार मैं भी भारत जाऊंगा और अपार मात्रा में धन संपदा को लेके आऊंगा और अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाऊंगा। इसी उद्देश्य से बाबर ने सर्वप्रथम आक्रमण किया। कितने ईस्वी में दोस्तों? तो यहां पर ध्यान देना, अब इधर वाले को हम इस कलम से दिखा रहे हैं, ठीक है, इस स्केच से। तो देखना, इसी उद्देश्य से बाबर ने 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। कहां पर? 1519 ईस्वी में आक्रमण किया भेड़ागढ़ के किले पर। कहां किया? भेड़ागढ़ और बाजौर। ठीक है, यहां पर आक्रमण किया। और दोस्तों ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहता है, आत्मकथा में ये बाबर कहता है कि
ये वही युद्ध है जहां पर इसने पहली बार क्या किया था, कैनन और एक्सप्लोसिव का प्रयोग किया था, यानी कि बम और गोलों का, तोप और गोलों का इस्तेमाल किया था, बम और गोले का इस्तेमाल किया था इसी युद्ध में। लेकिन ध्यान ये देना दोस्तों, ये भेड़ागढ़ और बाजौर पे ही आक्रमण क्यों किया, क्योंकि बात ये है कि भेड़ा और बाजौर जो था, ये जो किला था, ये उस समय वहां पर क्या होते थे, इस समय ये भेड़ागढ़ और बाजौर है, ये भारत के प्रवेश द्वार कहे जाते थे, मतलब यहीं से ही भारत में हम इन कर सकते थे। अगली बात करें दोस्तों, 1519 ईस्वी में जैसे ही वो भेड़ागढ़ के किले पर आक्रमण किया दोस्तों, तो इसके अलावा ये 1520 और 21 में यहां पर 3 और अटैक किसने किए, कहां पर, सिंध और कश्मीर पर। कहां आक्रमण किए, सिंध और कश्मीर पर। सिंध और कश्मीर पर इसने 3 अनदर अटैक किए, सिंध और कश्मीर पर। सिंध और कश्मीर पर आक्रमण जब वो किया था, तो यहां पर जिस समय वो सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में कौन वंश शासन कर रहा था, तो वहां पर शासन कर रहा था लोधी वंश। कौन सा वंश शासन कर रहा था, लोधी वंश। और इस लोधी वंश के अगर हम शासक की बात करें, तो इस लोधी वंश को हम यहां पर एक अफगानी वंश भी कह सकते हैं माफ कीजिएगा, ये अफगानी वंश इसको हम कह सकते हैं। ये ध्यान आपको ये देना है दोस्तों, अफगानी वंश तो ये था, इसके साथ साथ इसमें शासन कौन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे इब्राहिम लोदी। और यहां पर आपको ध्यान ये भी देना है दोस्तों कि उस समय लोदी वंश की जो राजधानी थी, वो थी, राजधानी थी आगरा। कहां थी, आगरा थी, आगरा थी, ठीक है। अब देखो, आगरा इसकी राजधानी थी, किसकी, लोधी वंश की। लेकिन बात यह है कि लोधी वंश के कुछ सूबे हुआ करते थे, कुछ प्रांत हुआ करते थे, जो था पंजाब और दूसरा था दिल्ली। पंजाब और क्या था, दिल्ली। तो ध्यान आपको सवाल में यही देना है दोस्तों, कहता है कि पंजाब प्रांत के सूबेदार कौन थे, तो वहां पर कहता है दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। और फिर कहता है कि दिल्ली प्रांत के सूबेदार कौन थे, तो यहां पर देता है आलम खान लोधी। अब ध्यान आपको यह देना है दोस्तों, यहां पर यही पॉइंट आपको नोट करना है दोस्तों कि जब यहां पर शासन कर रहा होता है अफगानी वंश, लोधी वंश, तो यहां पर पंजाब के जो सूबेदार थे वो दौलत खान लोधी, और दिल्ली के कौन थे, आलम खान लोधी। कहीं कहीं पे दोस्तों इनको चाचा जी भी कहते हैं, ये इब्राहिम लोदी के चाचा हुआ करते थे। तो बात ये है कि जब लोदी वंश में इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, तो इसकी शासन से इसकी प्रजा जो थी वो नाखुश थी, वो इसे पसंद नहीं करती थी। और इसके साथ साथ इसके जो चाचा जी जो थे वो भी इसके अगेंस्ट थे, इसके विरुद्ध थे, क्योंकि अब चाचा जो है इसको एक छोटा सा प्रांत मिला है और दिल्ली सल्तनत पे ये राज कर रहा था। लोदी वंश का संस्थापक कौन, इब्राहिम लोदी। ऐसा इनको पसंद नहीं आ रहा था, ऐसा इनको भा नहीं रहा था, जिसके कारण जो है इन्होंने, आलम खान लोदी ने यह योजना बनाई, यह स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं क्यों ना बाबर को निमंत्रण भेजूं कि वो बाबर आए और यहां पर आक्रमण करे, और आक्रमण करके जब वो यहां से धन लूट के चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस दिल्ली सल्तनत पे अधिकार कर लूंगा। इसी उद्देश्य से आलम खान लोदी ने क्या किया, निमंत्रण पत्र क्या किया था, भिजवाया था। किसके पास, बाबर के पास दोस्तों। किसके पास, तो बाबर के पास। अब सुनिए यहां से क्या होता है, यहां से कहानी अब क्लाइमेक्स लगी। देखिए बात यह है कि जब बाबर के पास इसने निमंत्रण पत्र भिजवाया था, क्या भिजवाया था, निमंत्रण पत्र, तब इसी के समकालीन, लोदी वंश के ही समकालीन मेवाड़ में एक शासक शासन किया करते थे। यहां पर एक मेवाड़ में एक शासक शासन किया करते थे। मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था राणा संगा। मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था राणा संगा। मेवाड़ के शासक जो थे वो क्या थे, राणा सांगा। और राणा सांगा का अगर हम बात करें, इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था, संग्राम सिंह था। क्या नाम था, संग्राम सिंह। राणा संगा का ये वास्तविक नाम था। ये सवाल भी दे सकता है कि किस शासक का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, तो हम राणा संगा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, राणा संगा जो थे ये भी क्या किए थे, जिस समय ये निमंत्रण पत्र आलम खान लोदी भिजवाए थे, उसी समय मेवाड़ के राजा राणा संगा ने भी अपने एक दूत को किसके पास भिजवाया था, बाबर के पास। क्यों भिजवाया था, तो कारण ये था दोस्तों कि बाबर यहां पर जो ये राणा संगा जो थे, ये इब्राहिम लोदी के साथ 1517 ईस्वी में, 1517 से 18 ईस्वी में एक युद्ध लड़े थे। कौन सा युद्ध, घटोली का युद्ध। कौन सा युद्ध, घटोली का
युद्ध। और इस घटोली के युद्ध में दोस्तों ध्यान ये रखना है आपको कि इस युद्ध में, यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो राणा संगा के बीच, RANASANGA, और यहां पर आईबी लोदी के बीच, आईबी लोदी के बीच, ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था और ये जीत गया था। लेकिन इसकी गद्दी को यानी कि दिल्ली सल्तनत पर ये अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे, कौन, राणा संगा, जिसके कारण इन्होंने भी निमंत्रण पत्र भेजा किसके पास, बाबर के पास। अब बाबर के पास निमंत्रण पत्र भेजा तो बाबर को इतने सारे ऑफर आ रहे थे, तो बाबर भाई क्यों नहीं आक्रमण करेगा, लेकिन तब भी बाबर डरता था। क्या था, बाबर डरता था। कारण क्या था, कारण यह था दोस्तों कि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे, और अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना और 100 हाथियां हुआ करती थी। इसी कारण से बाबर जो है वो डरता था इन लोगों के लाख बुलाने के बावजूद भी। अब देखो दोस्तों क्या है यहां पर, उम्मीद करते हैं कि इसको आप लिख लिए होंगे, या फिर हम यहां पर इसको एक छोटा सा यहां पर घेरा दे रहे हैं और यहां पर अगला क्लाइमेक्स दिखाते हैं, ठीक है। अब देना यहां पर ध्यान देना दोस्तों, 1517 ईस्वी में घटोली का युद्ध तो हो गया। अब इसी उद्देश्य से जब इतने ऑफर मिल रहे थे तो इसने क्या किया, बाबर ने अब वहां की जनता से, कहां की जनता से, आगरा की जनता से क्या मांगी, हेल्प मांगी। अब हेल्प मांगी तो इसकी जनता जो थी, इसकी प्रजा जो थी वो नाखुश थी, तो उसने तैयार हो गया किसके लिए, मदद करने के लिए। और इसी उद्देश्य से दोस्तों क्या हुआ कि बाबर जो है कितने ईस्वी में, 1526 ईस्वी में दोस्तों, 1526 ईस्वी में क्या करता है, वो आता है पानीपत। कहां आता है, पानीपत। और ये अगर हम पानीपत की बात करें, यहां पर तब ही आता है दोस्तों, ही लिख देते हैं। पानीपत जो है, ये पानीपत यमुना नदी के किनार पर स्थित है। कहां पर स्थित है, यमुना नदी के किनार पर स्थित है। और जब ये पानीपत आता है तो अब ये वहां पर युद्ध को जीतने की रणनीति बनाता है। रणनीति क्या बनाता है, ये रास्तों को कुछ इस प्रकार बनवाता है कि इधर यमुना नदी रहे और यहां पर खाई खुदवा देता है। और इसके साथ साथ ध्यान देना दोस्तों, यहां पर ये जो है ये एक ऐसा रास्ता बनाता है जिसके अंदर से रास्ते के अंदर से जो मुंह थे वो पतले थे और बाहर से क्या थे, चौड़े थे। ऐसे मुंह बनवाया था, बाहर से बहुत मात्रा में सैनिक आएंगे और अंदर जा क्या होंगे, अपने में ही दब के मर जाएंगे। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया था, ऐसे कुछ नियम बनवाया था, यहाँ पर कुछ नीति लगाई थी और यहाँ पर अपनी सेनाओं को ये क्या किया था, लगा दिया था। और यहां पर ध्यान देना दोस्तों, यहां पर सेनाओं को लगाने के बावजूद भी यहां पर इसने 2-2 गाड़ियों के बीच में एक तोप सजवाया था। क्या किया था, एक तोप सजवाया था। और इसी विधि को हम कहते हैं तुलगमा युद्ध नीति। क्या कहते हैं, तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति। और इसी को ही हम कहते हैं उस्मानी विधि, उस्मानी विधि। और इसी को ही हम कहते हैं रूमी विधि, रूमी विधि। सवाल यह भी देता है दोस्तों कि इसके जो तोप थे, इन तोपों को कौन चला रहे थे, तो इसके 2 तोपची हुआ करते थे। एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरा था, तोपची जो हुआ करते थे वो थे, एक था मुस्तफा। क्या था, मुस्तफा। और ये दोनों तोप का नेतृत्व कर रहे थे। क्योंकि ये जो युद्ध था, ये युद्ध दोस्तों कितने समय में ही खत्म हो जाए, ये युद्ध सुबह में होने वाली थी, अगली सुबह होने वाली थी। लेकिन ये बाबर जो था ये बहुत चालाक था, इसने क्या किया, आधी रात को ही तोप चलाना शुरू किया। और जैसे ही तोप चलवाना शुरू किया तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय उसने भारत में आक्रमण किया था उस समय बम और गोलों का पहली बार इस्तेमाल किया था। और यहीं पर उसने जब ये पहली बार इस्तेमाल किया था तो भारत के लोगों के लिए ये सब नई चीज होगी। तो उसी प्रकार यहां पर जो हाथियां थी, किसकी, इब्राहिम लोदी की, उनकी हाथियां इन आवाजों को सुनकर, इन शोरों को सुनकर क्या किया, उन्होंने वो पागलपन महसूस की और जिसके कारण इनकी हाथियों ने ही खुद के सैनिकों को रौंदना शुरू किया। जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ कि यह युद्ध जो है बहुत कम समय में ही बाबर के द्वारा जीता गया। अब दोस्तों यहां पर बात यह है कि बाबर जब इस युद्ध को जीतता है बाबर इस युद्ध को क्या करता है, जीतता है। किसके कारण भाई, तो अपने 2 प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा के कारण। कौन सी युद्ध नीति के द्वारा, तुलगमा युद्ध नीति और उस्मानी युद्ध नीति के द्वारा। और यहां पर ये जो 1526 में जो युद्ध होता है दोस्तों, इस 1526 वाले युद्ध को ही हम कहते हैं पानीपत का प्रथम लड़ाई। क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध।
ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और फिर इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। कारण अपने ही प्रजा का इनसे नाखुश होना और अपने ही चाचा जी का बाबर का साथ दिए जाना, इसी के कारण इब्राहिम लोदी क्या हो गए? हार गए। और दोस्तों इब्राहिम लोदी जो थे उतनी सेना 1 लाख सेना और 100 हाथी होने के बावजूद भी 12,000 सैनिक से हार जाते हैं। बात यह है दोस्तों, यहाँ पर अब सवाल क्या देता है? सवाल ये देता है कि जैसे ही बाबर यहाँ पर इस युद्ध को जीतता है ना, तो बाबर अब उसको लगता है कि मैं अब क्या हो चुका हूँ, अब मैं जीत चुका हूँ दिल्ली सल्तनत को, और दिल्ली सल्तनत को ये जीत चुका हूं। तो इसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया? काबुली बाग बनवाया। क्या बनवाया? काबुली बाग। और इसके साथ साथ इसने काबुली मस्जिद का भी निर्माण करवाया। काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। चूंकि ये जीत सबसे बड़ी जीत थी इसके लिए, जिंदगी में ये उपलक्ष्य हासिल किया था, ये बहुत बड़ी जीत होने के कारण इसने काबुली बाग और काबुली मस्जिद बनवाया। किसके उपलक्ष्य में? तो अपनी पत्नी के उपलक्ष्य में, जिसका नाम था मुसम्मद काबुली बेग। क्या नाम था? मुसम्मद काबुली बेग। इसी के नाम पर इसने क्या किया? मुसम्मद काबुली बेग के नाम पर ही इसने दोस्तों क्या किया कि काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रखना, इसने इसके सेनापति जिसका नाम था मीर बकी के द्वारा दोस्तों किसका निर्माण करवाया गया था? तो मीर बकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कहां पर? तो बाबरी मस्जिद कहां बनाया गया था? आप लोग इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर ये सब क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम यहां पर आगे बताते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। तो दोस्तों यहां पर हम लोग देख लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। यहां पर आगे ये होता है दोस्तों कि बाबर जो है यहां पर इस युद्ध को जीत जाता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं? पानीपत की प्रथम युद्ध या पानीपत की प्रथम लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी से कहा जाता है। इसके साथ साथ अब दोस्तों यहां पर आपको यह भी देखना है कि जैसे ही वो इस युद्ध को जीतता है तो कौन कौन से इसने कार्य करवाए थे। तो यहां पर आपको कार्य हम बता ही दिए। काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया, काबुली बाग का निर्माण करवाया, और इसके साथ साथ उसने क्या किया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? इसका सेनापति मीर बकी। अब देखो आगे दोस्तों यहां पर क्या है। आगे ये है कि इसके साथ साथ इसने काबुल और कंधार में, कहां पर? काबुल में शाहरुख नामक सिक्के, और फिर कंधार में शाहरुख सिक्के और फिर एक और सिक्का था दोस्तों, यहां पर ध्यान नहीं आ रहा है, उसको हम बता देंगे अगले बार। तो काबुल में और कंधार में उसने शाहरुख सिक्के और बाबरी सिक्के बंटवाए। ठीक है, यहां पर हम बाबरी कह सकते, बाबर चलो छोड़ दो, यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर ये सिक्के जो है बंटवाया, जिसके कारण अब देखो फिर इसके साथ साथ इसने अपने सेनाओं को एक एक क्या किया? एक चांदी के सिक्के दिया। क्या किया? एक चांदी के सिक्के दिया। और एक चांदी के सिक्के देने के कारण इसकी जो सेनाएं थी, वो सेनाएं ने इसको कलंदर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? कलंदर की। और यहां से इसका नाम बन जाता है जो दोस्तों, जैसा कि नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह था ना, उधर बादशाह की उपाधि धारण किया था। कितने ईस्वी में? 1507 ईस्वी में। तो यहां पर दोस्तों ध्यान देना कि यहां पर अब कलंदर की उपाधि धारण कर लेगा और बनेगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। अब सुनो दोस्तों, यहां पर कलंदर की उपाधि तो धारण तो ये कर लेता है। फिर इसके आगे यहां पर देखते हैं, अगला पॉइंट दे रहे हैं यहां पर, ध्यान देना। लेकिन इसे इस युद्ध में जो व्यक्ति इसे वायदा किए थे, जैसे कि राणा संगा इस युद्ध में मदद नहीं किए थे। किसकी? बाबर की। और बाबर को ये उनके द्वारा किया गया वादा जो था, वो बाबर को क्या था? याद था दोस्तों। अब चूंकि बाबर को राणा संगा के द्वारा किया गया क्या बोल सकते हैं, वादा याद था, जिसके कारण बाबर क्या करता है? अगला ही अटैक करता है। किस पर? 1526 के बाद 1527 ईस्वी में ही अगला अटैक करता है बाबर राणा संगा पर। किस पर करता है? राणा संगा पर। और यहां पर एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ी जाती है जिसको कहते हैं खानवा का युद्ध। क्या कहते हैं?
खानवा का युद्ध। अब इस खानवा के युद्ध में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि समझ में आए। खानवा के युद्ध में दोस्तों, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं। खानवा का जो युद्ध है, ये युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा जा रहा था। राणा संगा के बीच लड़ा जा रहा था। ध्यान यहाँ पर आपको ये देना दोस्तों, राणा संगा का साथ जो है, यहाँ पर इसके साथ मालवा के शासक मेदिनी राय भी दे रहे थे। कौन दे रहे थे? मेदिनी राय। कहाँ के शासक? मालवा के। और इसके साथ साथ दोस्तों सिकंदर लोदी बोल रहे हैं, महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। ये महमूद लोदी जो था, ये महमूद लोदी साथ दे रहा था किसका? राणा संगा का, जिसके कारण बाबर फिर यहाँ पे डर रहा था। लेकिन बात यह है कि बाबर ने यहाँ पर अपने सेनाओं को क्या किया? जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। और उसने क्या किया? वो बोला कि बाबर ने क्या कहा कि हमें क्या करना है, ये युद्ध जो है अगर लड़ना है तो ये युद्ध जो है धर्म के लिए युद्ध है। किसके लिए? धर्म के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं। हम जो ये युद्ध लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। और यहाँ पर इसने जिहाद का नारा लगाया। जिहाद को ही कहते हैं हम धर्म युद्ध। और यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर बात ये है दोस्तों की, तो यहाँ पर बात यह है दोस्तों, जिहाद का नारा तो लगा दिया इसने, जिहाद का नारा लगा तो दिया। तो जिहाद का नारा लगाने के बाद दोस्तों बात यह होती है कि 12,000 इसकी सेनाएं थी। लेकिन जिहाद का नारा लगाते ही दोस्तों यहाँ पर बाबर के केवल 1/3 सैनिकों ने ही इस युद्ध को क्या कर लिया? जीत लिया। मात्र 1/3 सैनिकों ने, बाबर के 1/3 सैनिकों ने ही युद्ध को जीत लिया और ये हार गए। अब बात ये होता है दोस्तों कि जैसे ही ये बाबर इनको हराता है तो यहाँ पर इसने गाजी की उपाधि धारण कर लिया। किसकी उपाधि धारण कर लिया? गाजी की। और जैसे ही वो गाजी की उपाधि धारण करता है तो इस गाजी का ही मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। क्या होता है? काफिरों का नाश करने वाला। और यहां पर दोस्तों ध्यान देना कि जैसे ही वो यहाँ पर गाजी की उपाधि धारण करता है तो इसका नाम क्या बन जाता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर ये गाजी की उपाधि धारण कर लिया। अब इसके साथ साथ क्या है दोस्तों कि इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने क्या किया? अपनी सेनाओं से लिया जाने वाला तमगा, क्या था? तमगा एक प्रकार का सीमा शुल्क था। क्या था? सीमा शुल्क था, एक प्रकार का कर था। क्या था? कर था। इस कर को बाबर ने क्या किया? माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। इसके साथ साथ बाबर जो है, बाबर के लिए ये एक प्रसिद्ध जीत था। ये हम कह सकते हैं कि बाबर के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिया था बाबर ने, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों कि अब बाबर क्या करेगा? यहाँ पर अब गाजी की उपाधि धारण करने के बाद अब तो ये अपना स्टेबल हो चुका था। हाँ, अब यहां पर उसने कहा था अगला, यहां पर अब बारी आती है किसकी? मालवा के शासक मेदिनी राय के। तो चूंकि इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में साथ कौन दे रहे थे? मेदिनी राय। इसलिए बाबर जो है अगला ही अटैक जो है कितने ईस्वी में? 1528 ईस्वी में करता है। किस पर? मेदिनी राय पर। और यहां पर भी एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं चंदेरी का युद्ध। क्या कहते हैं? चंदेरी का युद्ध। और इस चंदेरी के युद्ध में दोस्तों ध्यान देना, कौन साथ लिया था? यहाँ पर युद्ध में साथ दिए थे। ये युद्ध हुआ था बाबर और मालवा के शासक मेदिनी राय के बीच। कहीं कहीं पर मेघनी राय भी लिखा है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना मेदिनी राय जो है, मेदिनी राय का यहाँ पर साथ कौन दे रहा था? महमूद लोदी। कौन दे रहा था? महमूद लोदी। इस युद्ध में मेदिनी राय हार जाएंगे और हारने के बाद यहाँ पर बाबर जो है क्या कहता है कि जाइए मेदिनी राय के राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को यहाँ पर ले आइए बंदी बना के। जिसके कारण मेदिनी राय के महल की जितनी भी औरतें होती हैं वो क्या करती हैं? जौहर व्रत का पालन करती है और आग जला के उसी में क्या करती हैं?
खुद को आत्मसमर्पण कर देती हैं। तो कहता है सवाल कि किस युद्ध में बाबर ने जौहर व्रत को देखा था या जौहर प्रथा को देखा था, तो वो युद्ध था चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध में जौहर व्रत को देखने के बाद अब होता है ये बाबर के लिए, चूंकि ये बहुत ही बड़ी जीत थी, तो वो बाबर जो है अपने लड़के हुमायूं को कहता है कि आप जाइए और ग्वालियर पर आगरा पे अधिकार कर लीजिए। इसी उद्देश्य से हुमायूं जाता है और वह ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा छीन के लाता है और अपने पिताजी को क्या करता है, गिफ्ट देता है। और जैसे ही वो गिफ्ट देता है दोस्तों, तो उसी गिफ्ट को ही हम क्या कहते हैं, बाबरी हीरा कहते हैं या फिर कोहिनूर हीरा भी कहते हैं। तो दोस्तों यही हीरा जो है, याद रखना, जो आक्रमण होगा नादिर शाह का, वो नादिर शाह क्या करेगा, इसी हीरे को छीनकर ले जाएगा, जो कहां पर रहेगा, मयूर सिंहासन में रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे, क्यों घबरा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं ना। देखिए अब अगला है, चूंकि इस युद्ध में 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ और मेदिनी राय हार गए, लेकिन अभी भी कौन बचा हुआ था, महमूद लोदी। और दोस्तों यहां पर देता है कि अगले ही साल महमूद लोदी के साथ और संपूर्ण अफगानी सेना जो है, अब देखो यहां पर बात यह है कि चूंकि ये जब जीत लेता है, जौहर व्रत तो जब होता है, तो यहां पर एक छोटा सा यहां पर समय लेंगे 5 मिनट। बात यह है दोस्तों, जब ये जीत गया होता है, तो अब ये जीत हो जाने के कारण अब ये आधे भारत पर आक्रमण करके अपना जीत हासिल कर लिया था, जिसके कारण जीत के उपलक्ष्य में ये क्या करेगा कि ये अब पार्टियां करेगा। और जैसे ही ये पार्टी कर रहा होता है दोस्तों, तो ये देखता है कि अपने इसके महल में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाकू जो हाथों से गोश्त खा रहे थे, लेकिन एक ऐसा लड़का था जो क्या था, जो तलवार से चुभो कर क्या कर रहा था, वो गोश्त को खा रहा था। लेकिन जब वो बाबर इस लड़के को देखा, तो वो अपने बेटे हुमायूं से और अपने सेनापति मीर बकी से क्या बोला कि पता नहीं मुझे इस लड़के के सिर पर तेज को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुगल सत्ता के लिए या मुगल वंश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चूंकि ये बात जैसे ही बाबर बोला ना, तो वो ये बात को सुन रहा था कौन, वो लड़का। और ध्यान रखिएगा, ये वही लड़का है जो 1528 से 12 साल के बाद, कितने साल के बाद दोस्तों, 12 साल के बाद युद्ध होगा, जिसको हम कहते हैं कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। क्या कहते हैं, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। इसी युद्ध में दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध, इसी युद्ध में दोस्तों ये हुमायूं को पराजित करेगा। और हुमायूं को पराजित करने के बाद ये शेरशाह सूरी कहलाएगा। और शेरशाह सूरी कहलाने के बाद दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन से वंश की स्थापना करेगा, सूरी डायनेस्टी की। कौन से डायनेस्टी की, सूरी डायनेस्टी की ये स्थापना करेगा। इसका यही लड़का है जो फरीद खान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, यही 12 साल के बाद आक्रमण करेगा। चूंकि अब यहां पर ये सारा युद्ध हो चुका था, तो अब अगला जो लास्ट युद्ध था, यहां से जब इस बात को ये सुन रहा था वो लड़का, तो वो लड़का भाग गया और भाग के कहां चला गया, बिहार। और बिहार में बहार खान लोहानी के साथ वो क्या करने लगा, युद्ध की तैयारी करने लगा। फिर क्या हुआ कि चूंकि ये शेरशाह सूरी जो था, शेर खान जो था, ये क्या था, ये भी एक अफगानी था, जिसके कारण अगले ही साल वो बाबर के साथ 1500, ध्यान देना दोस्तों, यहां पर समय जरूर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समय सब हम लाइन से बताते जा रहे हैं। 28 के बाद 1529, कितने, 1529 ईस्वी। और 1529 ईस्वी में ही एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं घाघरा का युद्ध। क्यों, कौन सा युद्ध दोस्तों, घाघरा का युद्ध। और ये घाघरा का युद्ध जो है किसके किसके बीच में होता है, तो दो व्यक्ति के बीच, दो गुट के बीच कहेंगे, एक बाबर के सेना के बीच और दूसरा हम कह सकते हैं संपूर्ण अफगान सेना, संपूर्ण अफगान सेना। और ये संपूर्ण अफगानी सेना के बीच होता है। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि यही एक ऐसा युद्ध है जिसको जल में और स्थल में, दोनों पर, स्थल और जल दोनों पे लड़ा गया था। ये युद्ध बहुत ही भीषण हुआ था, जिसके कारण इस युद्ध को बाबर जीत तो गया था और ये सब हार तो गए थे, लेकिन इस युद्ध में बाबर बुरी तरह घायल हो चुका था, जिसके कारण अगले ही साल बाबर 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब बाबर की जब मृत्यु होती है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर बाबर जो है अपना, अब इससे सवाल पूछता है ये कि बाबर को पहले कहां दफनाया गया। तो बाबर जो है जब ये मरा था, तो बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। कहां दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। कहां पर, आराम बाग में, आराम बाग में। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इसे फिर से कहां दफनाया गया,
काबुल में दफनाया गया। यानी कि सवाल ये देता है कि वह कौन सा ऐसा शासक है जिसे 2 बार दफनाया गया था, तो वह कौन हो जाएगा? बाबर। अब इसके साथ साथ दोस्तों ये भी सवाल पूछता है, इसके साथ साथ यहाँ पर हम लिख ही दे रहे हैं कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो सवाल सुन लीजिए। वो कौन सा बादशाह था जो बागवानी का शौक रखता था? ये सवाल देता है, बागवानी का शौक रखने वाला बादशाह, बागवानी का शौकीन बादशाह कौन था? तो ये भी कौन हो जाएगा? बाबर। फिर सवाल देता है दोस्तों, वो कौन सा मुगल शासक था जो ढोल ताशे नगारों का शौकीन था? ढोल ताशे और नगारों का शौकीन था। किसका शौकीन था? नगाड़ों का शौकीन था। तो ये भी बाबर ही होगा। फिर सवाल देता है कि मुंबई यान पद शैली, क्या देता है? मुंबई यान पद शैली का प्रचलन किसने किया था? मुंबई यान पद शैली का प्रचलन किसने किया था? तो वो भी सवाल देता है, तो वो भी कहता है बाबर ही किया था। फिर सवाल देता है दोस्तों कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जम्मा मस्जिद का। तो ये ध्यान देना दोस्तों, ये शाहजहां वाला जम्मा मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद जो है इसने रुहेल खंड में स्थापित करवाया था। कहां पर स्थापित करवाया था? रुहेल खंड में। कहां पर? रुहेल खंड में, ये ध्यान देना। फिर इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बनता है सवाल, इसमें बाबर के साथ ये भी सवाल बनता है कि मुंबईयान पद शैली बागवानी का शौक किसने रखा था? मुंबईयान पद शैली जम्मा मस्जिद रुहेलखंड में बना था। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी सवाल बनता है कि बाबर के द्वारा जो आत्मकथा है बाबर का, वो उसका क्या नाम है? तो ये बाबर नामा है। और बाबर नामा को लिखा किसने था? तो बाबर ने खुद लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी। और इसे तुर्की भाषा में अनुवादित कब किया गया था? तो इसे तुर्क भाषा में अनुवादित किया गया था। किसके द्वारा? तो अनुवादित किया गया तो इसका नाम बना तुजुक ए बाबरी। क्या नाम बना? तुजुक ए बाबरी। और ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? तो फारसी भाषा में अनुवाद जो है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, फारसी भाषा में जो अनुवाद है वो करवाए अकबर। कौन करवाए? अकबर। और अकबर जो है इसके फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। और ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? तो ये बैरम खान का बेटा हुआ करता है, जो बैरम खान अकबर का संरक्षक हुआ करता है, जो अकबर पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक जगह पर क्या किया था? जब वो शासक बना था तो वो बैरम खान ही संरक्षक था। किसका? अकबर का। और उसी अकबर का ही ये बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो दोस्तों यहाँ पर बाबर से रिलेटेड यही कुछ गिने चुने सवाल पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी सवाल पूछ सकता है, अगला हम कह सकते हैं कि बाबर के जो बाबरनामा है, इस बाबरनामा का इंग्लिश भाषा में रूपांतरण किसने किया था? ये आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा प्लीज यहाँ पर। तो ये कुछ गिने चुने सवाल जो है बाबर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर वो सारे सवाल आपको दोस्तों बता दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि बेल आइकन को दबा दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो करे और फिर हम आपकी बातों को सुन सके दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर तब तक के लिए दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं थोड़ा सा इसे फास्ट तो किया था, लेकिन आपको मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड कम करके देखें। हमें इस वीडियो को खत्म करना था, इस टॉपिक को एक ही वीडियो में खत्म करना था, जिसके कारण हम इसे थोड़ा सा स्पीड में बताए हैं। अगली बार हम इसे जब भी आप कहिएगा तो धीरे धीरे इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से मजे में पढ़ेंगे। फिर अब अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट डे बनाएंगे, जिसको हम हुमायूं कहेंगे। हुमायूं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आपका मन कर रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। अगर नहीं मन कर रहा है तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये हम अपने लिए बना रहे हैं, किसी के लिए नहीं बना रहे हैं। हमारा यहाँ पर रिवाइज होता है और कुछ नहीं है दोस्तों। ये अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।